सो अभी तक हमने एग्जाम्पल 27 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 28 पे। इसमें दिया गया है ए टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 4 days, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। बेसिकली हमारे पास कोई वर्क है, ठीक है। अब उसने ये बोला है कि यहाँ पर जो हमारे पास ए है, ए जो है ए टेक्स 6 days लेस देन बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। अब मान के चल लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम सपोज कर लेते हैं कि बी कितने दिन लेता है। मान लेते हैं कि बी हमारे पास पूरा कितने डेज लेता है, एक्स डेज लेता है एक वर्क को एक काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ए कितना लेगा, ए यहाँ पर क्या करेगा, 6 days कम लेगा, तो यहाँ पर ये x-6 होगा कि नहीं होगा। इतना क्लियर है। अब वो कहता है कि ये दोनों जब कंबाइन वर्क करते हैं, जब ए और प्लस बी ये दोनों मिलके वर्क करते हैं, तो ये इनको 4 days लगते हैं। इतना क्लियर है। तो अब देखिए इसमें अगर हमें कैलकुलेट करना है कि किस तरीके से हम इसको आउटपुट निकालेंगे, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें हमेशा क्या करना चाहिए, 1 day वर्क निकालना चाहिए। एक दिन का कितना काम कर सकते हैं, 1 day वर्क ऑफ एनी, मतलब 1 day वर्क ऑफ जैसे ए हो गया, या 1 day वर्क ऑफ बी हो गया। पहले ये कैलकुलेट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम अगर हमारे पास दिया गया है कि ये ए कितना देता है, x-6 days में पूरा वर्क कंप्लीट कर लेता है, तो 1 day वर्क कितना होगा, 1/x-6 इतना हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर ये x days में वर्क कंप्लीट करता है, तो हम क्या बोलेंगे कि b का 1 day वर्क कितना होगा, 1/x होगा। ये पार्ट क्लियर है। अब इसी तरीके से अगर कोई पूछे कि यहाँ पर हमारे पास 1 day वर्क ऑफ ए प्लस बी, गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है हमारे पास 1/4। इतना क्लियर है। अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को भी ऐड करूँगा तो 1 day वर्क ऑफ ए प्लस बी आएगा कि नहीं आएगा। मतलब इन दोनों के हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 1 day वर्क ऑफ ए प्लस बी कितना होना चाहिए, वो आ जाएगा 1/x-6 प्लस 1/x। वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और हमें गिवन कितना है, 1/4। कैसे पता चला, क्योंकि ए प्लस बी टोटल 4 days में वर्क करते हैं, तो 1 day वर्क कितना होगा, 1/4। इतना क्लियर है। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 1/x-6 प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4। अगर हम इसका एलसीएम लेके देखें तो वो कितना आ जाता है, ये आ जाएगा हमारे पास x इंटू x-6, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस x-6 इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ से देखिए इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x-6। अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 2x-6 इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ पर ये x² माइनस का 6x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8x माइनस 6 4 24, और यहाँ पर ये आ गया x² माइनस का 6x। इस पूरे पार्ट को राइट साइड पर ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0x² माइनस का 6x। अब देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का 8x प्लस का 24। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आई, x², ये कितना आ गया, माइनस का 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। अगर हमें इसके रूट्स निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, जब भी हम किसी इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, x² माइनस का 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। किस तरीके से स्प्लिट करते हैं, ताकि इसका जो सम है वो माइनस का 14 आए, और जो इसका प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, वो इसके और इसके कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ 24। अगर हम इसको स्प्लिट करके देखें तो यहाँ पर ये कितना आ सकता है, 12 इंटू 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बनेगा, सम करेंगे तो 14 बनेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सम क्या नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको भी नेगेटिव इसको भी नेगेटिव ले लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ऐड करेंगे तो माइनस का 14 आएगा। तो ये आ गया माइनस का 12x, और ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये आ गया x²। इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, x-12। इसमें से हम माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बचेगा, x-12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x-12 कॉमन आ जाएगा पूरे में से, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x, और यहाँ से बचेगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब ये पार्ट अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ रही है, 2 और 12। अब हमें क्या चाहिए था कि b का वर्किंग डेज कितने थे, b के वर्किंग डेज थे x, कि x डेज में वो वर्क कंप्लीट कर लेता है। अगर हम लेट्स से कि अगर हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 ले लिया, प्रॉब्लम ये होगा कि a की वर्किंग डेज कितने थे, x-6,
तो अगर हमारे पास ये 2 आ गया तो ए के वर्किंग डेज कितने हो गए, 2 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 4। अब आप एक चीज़ सोचिए कि माइनस का 4 डेज तो हो नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 2 भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, मतलब ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम x इज इक्वल टू 12 लेंगे तो 12 डेज में अगर ए बी वर्क कंप्लीट करता है तो ए कितने में वर्क कंप्लीट करेगा, तो ये आ जाएगा 12। अब जब ये 12 आ जाएगा तो कितना आएगा, 6 डेज। ये पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब बी अगर 12 डेज में एक वर्क कंप्लीट करता है, ए उस डेज उसको वर्क कंप्लीट करता है 6 डेज में। जब दोनों कंबाइन करना शुरू करते हैं तब वो टोटल 4 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क, मतलब टाइम टेकन क्या है, बी का टाइम टेकन कितना है, 12 डेज। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 12 डेज। ये पार्ट क्लियर हो गया, ये आंसर था। अब ये पार्ट अगर क्लियर हो गया तो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 29 पे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 29 में क्या दे रखा है। अब इसमें दिया गया है कि यहाँ पर हमारे पास 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. बेसिकली हमारे पास क्या है, 2 टैप दे रखे हैं। हमारे पास एक टैंक दे रखा है, ये एक टैंक है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक टैप ले लेते हैं, दूसरा टैप ले लेते हैं, ये टैप है ए, ये टैप है बी, और मान लेते हैं कि ए का जो डायमीटर है वो क्या है, बिगर डायमीटर है। इतना क्लियर है, बिगर डायमीटर देन बी। इतना क्लियर है, ए वाले का डायमीटर जो है वो बिगर है। अब यहाँ से अगर दोनों कंबाइन इसको फिल करना शुरू करते हैं तो टैंक को कितने आवर्स में फिल कर देते हैं, 9 होल 3/8। इतना क्लियर है, इतने आवर्स में इसको कम्प्लीटली फिल कर देते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर अगर हम इसको ओवरऑल को कंप्लीट कैलकुलेट करके देखें तो कितना आएगा, 9 8 72, 72 प्लस 3 कितना आ गया, 75/8। इतने आवर्स में टैंक पूरा फिल हो जाता है। अगर हमारे पास यहाँ पर ए को हम सेपरेटली यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम लगता, और बी को अगर हम सेपरेटली यूज़ करते तो बी को भी कुछ ना कुछ टाइम लगता है। इतना क्लियर है। अब वो कह रहा है कि बी की वजह से जितना टाइम लगता है ना उसमें से ए को 10 घंटे कम लगते हैं। अब मान के चल लेते हैं कि भाई बी को ना हमारे पास यहाँ पर एक्स आवर्स लगते हैं, एक्स आवर्स लगेंगे, तो ए को कितना टाइम लगेगा, भाई उसमें तो 10 घंटे कम लग रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स माइनस का 10। ये पार्ट क्लियर है, एक्स माइनस का 10 आवर्स लगेंगे इसको। अब क्या होता है कि जब भी हम किसी वर्क की बात करते हैं तो इसके अंदर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। और प्रोडक्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ डेज दे दिए कि इतने डेज में काम कंप्लीट हो रहा है, इतने आवर्स में काम कंप्लीट हो रहा है, तो पर यूनिट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 1 आवर वर्क ऑफ बी निकालें तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 1/x आवर्स। इसी तरीके से अगर हम 1 आवर वर्क ऑफ ए निकाले तो वो कितना आएगा, 1/x माइनस का 10। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 आवर वर्क ऑफ ए प्लस बी निकालेंगे तो वो कितना आएगा, अगर इन दोनों से अगर हम देखें तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस का 10। इतना क्लियर है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी को कितना टाइम लगता था, टोटल टाइम लगता था कितना, 75/8 आवर्स। इतना क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर 1 आवर वर्क ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा, यह आ जाएगा कितना, 1/75/8 विच इज़ 8/75। इतना क्लियर है, 8/75 ये इसका 1 आवर वर्क है। इतना क्लियर है। और 1 आवर वर्क वेरिएबल के हिसाब से जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके देखा था उसके हिसाब से ये है। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इक्वेशन 1 और 2 में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, सेम ही तो हैं। 1 आवर वर्क ये भी है, 1 आवर वर्क ये भी है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1/x प्लस 1/x माइनस का 10 इज इक्वल टू 8/75। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम लेके देखें तो वो कितना आता है, ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस का 10, और यहाँ पर ये आ जाएगा x माइनस का 10 प्लस x, और ये कितना आ गया 8/75। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए अगर हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करके देखें तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 10 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इज इक्वल टू 8/75।
इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये इक्वेशन पूरी ट्रांसफॉर्म होकर इस तरीके से आएगी, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस का 5 बाई कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इज इक्वल टू 8/75। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचा 4। इतना क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 75x माइनस का 75 इंटू 5 कितना रहेगा, 5 इंटू 5 25, 5 7 35, 35 और 2 37, तो 375। 4 इंटू एक्स कितना हो गया, 4x स्क्वायर, 4 इंटू 10 कितना हो गया, माइनस का 40x। इतना क्लियर है। इस पार्ट को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 75x प्लस का कितना आ गया 375। इतना क्लियर है। सो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का कितना आ गया 7 4 7 4 11, तो यहाँ पर ये 115x और ये कितना आ जाएगा प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि यहाँ पर हमारे पास उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए माइनस का 115, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ 4 इंटू 375। अब ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 4 इंटू 5 20, यहाँ पर ये 2 आ गया, 4 7 28, 28 प्लस 2 कितना हो गया 30, ये 3 आ गया, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, तो 15 हो गया। अब देखिए इसको अगर हम स्प्लिट करके देखें तो ये कितना आ रहा है 100 और 15। इतना क्लियर है। अब इनको ऐड करेंगे तो 115 बनता है, बट वो माइनस का बनेगा, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको ही माइनस का ले लेते हैं, इसको ही माइनस का। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, ऐड करेंगे तो ये बनेगा। इतना क्लियर है। तो हम मतलब हमारे पास एक आ जाएगा माइनस का 100x और एक आ जाएगा माइनस का 15x, प्लस कितना आ गया 375, और यहाँ पर एक कितना आ गया 4x स्क्वायर। अब इसमें से अगर हम देखें तो 4x कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, x आ जाएगा, इधर से क्या बचेगा 25। इतना क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस का 15 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x और ये आ जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर ये 0 से इक्वेट होगा तो x इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, अगर ये 0 से इक्वेट होगा तो x इज इक्वल टू 15/4 आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। अब हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं। अब कौन सा आंसर हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 25 और 15 आ गई। अब x एक्चुअली में था क्या, x था कि b कितना टाइम लेता है, मतलब x आवर्स लेता है एक टैंक को फिल करने में। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर x अगर हम यहाँ पर ये ले लेते हैं 15/4, तो a कितना ले रहा है, a ले रहा है x माइनस का 10 आवर्स। इतना क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15/4 माइनस का 10 विच इज़ माइनस का कितना आएगा 25/4। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी हमारे पास जो टाइम होता है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू भी ये पॉसिबल नहीं हो सकती है, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ पर हमारे पास ये आंसर पॉसिबल नहीं होगा, फिर आंसर 25 होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा 25, और यहाँ पर x माइनस 10 इज इक्वल टू कितना रहेगा 25 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 15 आवर्स। इतना क्लियर है। अब देख लेते हैं इसमें पूछा क्या गया था। इसमें पूछा गया था फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो दोनों टैप का आंसर आ चुका है, इसका 25 आवर्स आ गया, इसका 15 आवर्स आ गया है। इतना क्लियर है। तो ए का 15 आवर्स, बी का 25 आवर्स, यही हमारा आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया, ये आंसर था। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 30 पे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 30 में क्या दे रखा है। इसमें दिया गया है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 मीटर्स एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। बेसिकली हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब उन्होंने कहा कि भाई इसका जो पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 82 मीटर्स, और इसका जो एरिया है वो कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि हमारे पास इसकी विड्थ है x और इसका यहाँ पर ये लेंथ है y। अब अगर हम पेरीमीटर निकालने जाएंगे तो वो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, ये आएगा। इज इक्वल टू कितना रहेगा, ये आ जाएगा 82, क्योंकि पेरीमीटर क्या था, पेरीमीटर हमारा 82 था। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करके देखें तो ये 41 बनेगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 आ गया। इतना क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम एरिया देखें तो वो कितना आता है, ये तो इक्वेशन 1 आ गई। तो एरिया हमारे पास इक्वेशन 1, इसको मत लिखो, अभी हम एरिया देख लेते हैं। x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 400। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें
तो ये कितना आ जाएगा, y को हम एक काम करते हैं 41 माइनस एक्स लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इतना क्लियर है। और ये इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इसमें y की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना कि फ्रॉम इक्वेशन 1 ये कितना आएगा, x इंटू 41 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। तो ये कितना आ जाएगा, 41x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये पार्ट राइट साइड पे चला जाएगा तो ये कितना रहेगा, 0 इज इक्वल टू ये आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 41 और ये कितना आ गया प्लस का 400। इतना क्लियर है। तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 41x प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। इसको हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है कि यहाँ पर हमारे पास सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए माइनस का 41 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए प्लस का 400। अब देखिए अगर हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकालें तो वो कितना आता है, इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 4 इंटू ये कितना आ गया 100, इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो 4 इंटू 25 आएगा। अब इसमें आप नोटिस करना कि इस पार्ट को अगर हम ऐड करेंगे तो 16 आता है और ये आ गया 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आता है, इनको ऐड करेंगे तो 41 आता है, बट वो प्लस का आता है। तो एक काम करते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं, इसको भी माइनस। अगर माइनस का 16 रहेगा और माइनस का 25 रहेगा तो मल्टीप्लाई करने पे तो प्लस ही आएगा, लेकिन ऐड करने पे माइनस का 41 आएगा। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये माइनस का 16x माइनस का 25x, बाकी एज इट इज़ रहेगा प्लस का 400 और ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर। इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं तो ये कितना बचेगा, x माइनस 16। इसमें से हम 25 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा कितना, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। x माइनस 16 दोनों में कॉमन आ गया तो यहाँ पर ये आ जाएगा x माइनस 16 और ये कितना बचेगा x और ये कितना बचेगा माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। अगर इस पार्ट को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी। अगर इस पार्ट को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर हमारे पास x 16 आ गया तो यहाँ पर y कितना आएगा, इफ़ x इज इक्वल टू 16 तो y कितना आना चाहिए, 41 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 41 माइनस 16। सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। इतना क्लियर है। अब यहाँ से देखिए इफ़ x इज इक्वल टू 25 तो y कितना आएगा 41 माइनस एक्स, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 41 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 16। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 16 आ गया। अब कहने का मतलब ये है कि एक साइड 16 होगी तो दूसरी 25, एक 25 होगी तो दूसरी 16, घुमा फिरा के बात वही आ रही है। मतलब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास रेक्टेंगल ऐसा बन रहा है। इतना क्लियर है। ये 25 रहेगा, ये 16 रहेगा। इसके हिसाब से देखा जाए तो रेक्टेंगल ऐसा बन रहा है कि भाई ये हमारे पास 25 रहेगा, ये 16 रहेगा। बात तो सेम ही है। अगर मैं इसको घुमा दूंगा पूरा तो यही तो बनेगा। तो इसका मतलब अगर वो पूछ रहा है कि हमारे पास डायमेंशंस क्या है फील्ड की, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक साइड हमारे पास कितनी रहेगी, फील्ड की डायमेंशंस ये रहेंगी कि कोई भी एक साइड 16 मीटर रहेगा, दूसरी साइड 25 मीटर रहेगा। अब वो कौन सी साइड है उसमें मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है, कौन सा एक्स है कौन सा वाई ये तो बोला नहीं क्या है। ओवरऑल डायमेंशन वही रहेगी, चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो। इतना क्लियर है। तो डायमेंशंस क्या रहेंगी, दोनों साइड्स हमारी क्या रहेंगी, एक हमारे पास 16 रहेगी, एक 25 रहेगी। इतना क्लियर है। अगर वो पूछे कि यहाँ पर इसको लिखें कैसे, तो बस आप ये लिख देना कि यहाँ पर हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ है 25 और विड्थ है 16 मीटर। दैट्स इट। ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया, ये आंसर था। सो ये पार्ट अगर क्लियर हो गया तो अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 31 को देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, अब देखिए यहाँ पर कहा गया है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड। बेसिकली डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड ऐसा है। इतना क्लियर है। अब उसने कहा है कि ये जो हमारे पास डायगोनल है वो क्या है, ये हमारे पास एक तरीके से लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, ये शॉर्टर साइड हो गई। शॉर्टर साइड से वो हमारे पास 16 मीटर मोर है, तो मतलब ये कितना होगा, x प्लस 16 मीटर होगा। इतना क्लियर है। उसके साथ साथ उसने क्या कहा है कि इफ़ द लॉन्गर साइड, ये जो लॉन्गर साइड है वो इससे 14 मीटर मोर है, मतलब यहाँ पर ये कितना रहेगा, x प्लस 14 रहेगा। इतना क्लियर है। ये पार्ट उसने दे रखा है। अब रेक्टेंगल में ये पार्ट क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि सारे राइट एंगल ही होते हैं सब में इसमें। अब इसमें अगर सारे राइट एंगल हैं तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर अगर हमें x निकालना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पार्ट हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया
उसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या रहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो यहाँ पर ये आ जाएगा x प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है x का स्क्वायर प्लस ये बेस कितना हो गया x प्लस 14 इसका स्क्वायर। सो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 256 प्लस कितना आ गया 32x, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया 14 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया 28x। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा पार्ट राइट साइड पे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 0 एक्स स्क्वायर, ये कितना है ये आ जाएगा 196 और ये कितना आ गया 28x माइनस का 32x और ये माइनस का 256। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ सकता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 28 माइनस का 32 कितना हो गया माइनस का 4x, 196 माइनस का 256। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 196 माइनस 256 कितना रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास आई थिंक ये 60 आना चाहिए, तो ये 60 आ जाएगा, माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ सोचिए कि हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट ऐसे करना है कि इन दोनों का जो सम रहेगा वो कितना होना चाहिए माइनस का 4 और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, वो आ जाएगा माइनस का 60। इतना क्लियर है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, आप एक चीज़ सोचिए कि अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूं, मान लेते हैं कि इसके हम फैक्टर निकाल के देखते हैं तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10। इतना क्लियर है। तो 6 इंटू 10 अगर हम करके देखें तो 60 आता है और यहाँ पर सम कितना आ जाएगा। अब अगर मान के चल लेते हैं एक वैल्यू पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, क्योंकि सम नेगेटिव है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 60, ऐड करेंगे तो माइनस का 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 10x प्लस का 6x माइनस का 60 और ये एक्स स्क्वायर। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना x माइनस का 10, इसमें से हम 6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस का 10 दोनों में से कॉमन आ सकता है तो ये आ जाएगा x माइनस 10 और ये कितना आ गया x और ये 6, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस पार्ट को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 6 आ जाएगा, बट माइनस का 6 पॉसिबल हो नहीं सकता है, तो मतलब ये वाला आंसर ही पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकती है, साइड तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। अगर x इज इक्वल टू 10 आ गया तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बाकी कई सारी चीज़ें क्या रहेंगी, ये पार्ट हमारे पास क्या आ गया, ये साइड हमारे पास x इज इक्वल टू 10 आ गया। इतना क्लियर है। अगर ये 10 आ गया तो उसके हिसाब से ये वाला हिस्सा कितना रहेगा, x प्लस 14 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 14 कितना रहेगा, ये आ जाएगा 24 मीटर। ये पार्ट क्लियर हो गया। और बाकी का ये डायगोनल कितना रहेगा, ये आ जाएगा x प्लस 16, तो ये कितना आ गया 10 प्लस 16 विच इज़ 26 मीटर। ये पार्ट क्लियर है। तो ये इसकी डायमेंशंस रहेंगी। बेसिकली उसकी लेंथ और विड्थ जो है, यहाँ पर विड्थ हमारे पास 10 मीटर आ जाएगी, लेंथ हमारे पास 24 मीटर आ जाएगी। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो बस यही पूछा गया था। सो ये आंसर है। या ये पार्ट अगर क्लियर हो गया तो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 32 पे। अब देख लेते हैं 32 एग्जाम्पल में क्या दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड, देर इज अ पाथ ऑफ इक्वल विड्थ ऑल अराउंड इट हैविंग एन एरिया ऑफ 111 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। बेसिकली वहाँ पर क्या दिया गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड ये ले लेते हैं, ठीक है। अब उस रेक्टेंगुलर फील्ड के बारे में उन्होंने क्या बताया कि उसकी जो विड्थ है वो हमारे पास, जो लेंथ है वो 20 मीटर है और जो विड्थ है वो हमारे पास कितनी है 14 मीटर। ये पार्ट क्लियर है। अब उसमें देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर देर इज़ अ पाथ ऑफ इक्वल विड्थ अराउंड इट। मतलब अराउंड इट का मतलब क्या है कि इसके आसपास एक पाथ बना दिया। अगर इनसाइड इट लिखा होता तब हम इसके अंदर पाथ बनाते, तो इसके अराउंड उन्होंने क्या करा, एक पाथ बनाया और वो पाथ इस तरीके से बनाया हुआ है कि यहाँ पर उसकी विड्थ इस तरफ भी x है और इस तरफ भी x है, मतलब दोनों तरफ सेम है। इतना क्लियर है। और कहा गया कि जो इसका एरिया है, एरिया वो कितना दे रखा है 111, मतलब इस वाले हिस्से का जो एरिया है वो 111 दे रखा है। ये पार्ट क्लियर है। अब पूछा गया है कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रहेगी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से इस वाली लेंथ को कैलकुलेट करने जाऊँ तो वो कितना आएगा, इधर से x ऐड हो गया, इधर से भी x ऐड होगा, तो ये कितना आ जाएगा 20 + 2x। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा,
ये आ जाएगा हमारे पास, इधर से भी x ऐड हुआ, ये भी x ऐड हुआ, तो ये कितना आ जाएगा 14 + 2x। इतना क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पर एरिया निकालें, एरिया निकाल लेते हैं, मान लेते हैं इसको नाम दे देते हैं ABCD, ये रेक्टेंगल है, और दूसरा रेक्टेंगल कितना है EFG, और ये H। इतना क्लियर है। अगर हम एरिया देखें ABCD का, उसमें से अगर हम एरिया माइनस कर दें EFGH का, तो ये कितना आ जाएगा, ये बाकी के पाथ का एरिया आ जाएगा, वो कितना था 111। इतना क्लियर है। अब ABCD का एरिया कितना रहेगा, इसका 20 + x इंटू 14 + 2x, तो ये आ जाएगा 20 + 2x इंटू 14 + 2x, माइनस इसका एरिया कितना रहेगा, इसका एरिया तो 20 × 14 हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं यहाँ पर 20 × 14 = 111। इतना क्लियर है। अब ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं 20 × 14। अब ध्यान रखना इसको मल्टीप्लाई पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ छोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ पर 20 इंटू कितना है 2x, तो ये आ जाएगा 40x, 2x इंटू 14 कितना हो जाएगा 28x, और ये 2x इंटू 2x कितना हो जाएगा 4x², माइनस का 20 इंटू 14 = 111। अब ये 20 इंटू 14 20 इंटू 14 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। बचेगा क्या, ये आ जाएगा 4x², ये कितना था प्लस का 40 + 28 कितना हो गया 68x। इस पार्ट को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो माइनस का 111 = 0। अब हमें इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, इस तरीके से कि ऐसे दो नंबर्स आने चाहिए जिनका सम क्या होगा प्लस का 68, और जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, प्रोडक्ट क्या होगा इसका, वो आ जाएगा माइनस का 111 इंटू ये विच इज़ 4। अगर हम इसके फैक्टर करके देखें, माइनस को अलग कर देते हैं, बाकी को फैक्टर्स निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा। 111 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, ये आ जाएगा 3 इंटू, यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, तो यहाँ पर 4 तो आ नहीं सकता है, तो यहाँ पर ये 3 × 37 आना चाहिए, इंटू 4 रहेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस का ये पार्ट कितना रहेगा, इसमें अगर हम 3 × 37 रहेगा क्या, यहाँ पर 3 इंटू ये 3 9 2 1 3 7 21, हाँ ये तो सही आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, एक काम करते हैं, इसमें से 2 इस तरफ ले आते हैं, तो 3 इंटू 4 का एक 2 इस तरफ ले लेते हैं, एक 2 इस तरफ ले जाते हैं, तो 37 इंटू 2। अब यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करना, 3 इंटू 2 कितना आ गया 6 आ गया, और ये कितना आ गया 37 इंटू 2, यह आ जाएगा 74। 74 और 6 के बीच का गैप जो है वो 68 है। अब ये पूरा बाहर कितना था माइनस था, तो मतलब अगर हम फैक्टर्स लेके देखेंगे तो एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, प्लस का 74 ले लेते हैं और माइनस का 6 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही नंबर आएगा, और जब ऐड करेंगे तो सम 68 आएगा। इसको हमने प्लस क्यों लिया, क्योंकि लार्जर नंबर ही हम प्लस लेते हैं। इतना क्लियर है, मतलब लार्जर नंबर जैसा रहेगा वैसे ही सम होना चाहिए, सम प्लस तो लार्जर नंबर प्लस, सम अगर नेगेटिव तो लार्जर नंबर नेगेटिव। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर ये इसको स्प्लिट करेंगे, प्लस का 78 नहीं 74, प्लस का 74x, माइनस का कितना आ गया 6x, माइनस का 111 = 0, और ये 4x²। इसमें से अगर हम कॉमन लेके देखें तो वो कितना आता है, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा 2x, प्लस कितना आ गया 37। यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3, अगर ये कॉमन आ गया तो 2x + 37 = 0। अब ये 2x + 37 और ये कितना आ गया 2x, और ये माइनस का 3, तो 2x - 3 = 0। अब देखिए अगर ये वाला पार्ट 0 के साथ इक्वेट होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 37/2। अब क्या यहाँ पर कोई विड्थ नेगेटिव हो सकती है, अगर विड्थ नेगेटिव होती तो वो खुद ही पहले इनसाइड दे देता, तो ये तो बाहर की तरफ है तो विड्थ तो पॉजिटिव ही रहेगी, तो ये वाला पार्ट पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर ये वाला पार्ट अगर हम इक्वेट करेंगे 0 से तो x = आ जाएगा 3/2। इतना क्लियर है, ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर पूछा क्या गया था, फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ, तो ये आंसर आ गया। इतना क्लियर है, तो विड्थ ऑफ द पाथ कितना हो गया 3/2 हो गया, 3/2 मीटर्स, ये आंसर था। अब ये पार्ट अगर क्लियर हो गया है तो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 33 पे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 33 में क्या दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 260 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। बेसिकली हमारे पास 2 स्क्वायर दे रखे हैं,
अब मान के चल लेते हैं कि एक स्क्वायर ये है, इसकी साइड है एक्स, और यहाँ पर एक स्क्वायर ये है, इसकी साइड कितनी है वाई। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर ये एक्स है तो ये भी वाई है, वाई है। अब इसमें कहा गया है कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 260 मीटर स्क्वायर। तो मतलब इसका एरिया कितना रहेगा एक्स स्क्वायर, इसका एरिया कितना रहेगा वाई स्क्वायर। तो वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 260 मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है। और साथ में कहा गया है द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24। अब इसका पैरामीटर कितना आएगा, इसका पैरामीटर आ जाएगा 4x, इसका पैरामीटर कितना आएगा 4y। अब इसके पैरामीटर से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। इतना क्लियर है। अब यहाँ से ये इक्वेशन तो हमारी फर्स्ट बन गई। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 24। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पर 6 आ गया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये वाला पार्ट हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। इतना क्लियर है। अब यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम यहाँ पर y की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, y को इस तरफ ले आते हैं, 6 को इस तरफ, तो ये आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। इसको इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या था x माइनस 6, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 260। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर आ गया, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस का 36 और ये माइनस का 12x इज इक्वल टू 260। दोनों को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 12x और ये कितना आ गया प्लस का 36 माइनस का 260 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को अगर हम देखें तो पूरे को हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 18 आएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 130 इज इक्वल टू 0। अब 2 से तो हम डिवाइड कर सकते हैं, पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x। अब ये यहाँ पर 130 माइनस 18 कितना होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 112। इतना क्लियर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमारे पास ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका सम कितना होगा माइनस का 6 और इनका प्रोडक्ट कितना रहेगा, वो आ जाएगा माइनस का 112। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ सकता है। इसके अगर हम फैक्टर करके देखें तो वो कितना आता है। अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो वो कितना रहेगा। अब यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो ये कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पर ये कितना बचा 4 2 8, तो यहाँ पर बचेगा 3, तो 4 8 32। इसमें से फर्दर हम एक काम करते हैं 4 इंटू 7 कर सकते हैं। इतना क्लियर है। अब कुछ इसमें कॉमन आ सकता है क्या। अब एक काम करते हैं, अगर इसमें से हमने 4 इंटू 2 8 कर दिया, 2 इंटू 4 कितना कर दिया 14 कर दिया, ये हो सकता है। अब 8 इंटू 14 से होगा क्या, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखिए तो यहाँ पर 6 आता है। तो मतलब एक नंबर नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिसाइड होगा, सम अगर लार्जर है तो मतलब लार्जर नंबर नेगेटिव और स्मॉलर नंबर पॉजिटिव। इतना क्लियर है। तो ये नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 112 आएगा, इनका एडिशन कितना आ जाएगा माइनस का 6। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 14x प्लस कितना आ जाएगा प्लस का 8x। ये आ गया माइनस का 112 और ये आ गया एक्स स्क्वायर। इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x माइनस 14। इसमें से हम 8 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 14 अगर कॉमन आ गया तो बचेगा कितना x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 14 आ गया। अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 8 आ गया। माइनस का 8 तो पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला आंसर पॉसिबल रहेगा। अगर x इज इक्वल टू 14 रहेगा तो y कितना रहेगा। अब यहाँ से हम y कैलकुलेट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू कितना था x माइनस 6 था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 8 मीटर। तो y आ गया 8 मीटर, x कितना आ गया 14 मीटर। ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। सो ये आंसर था। अब ये पार्ट अगर क्लियर हो गया है तो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 34 पे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 34 में क्या दे रखा है। अब इसमें देखिए क्या दे रखा है। द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ द बेस ऑफ द राइट एंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द ट्राइंगल। बेसिकली हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पर उसने कहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। अब उसने बोल दिया कि जो इसका एरिया है वो कितना दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना क्लियर है।
अब इसको अगर हम देखें तो उसने क्या कहा है कि हमारे पास जो बेस है, बेस ये वाला है, ये इसके एल्टीट्यूड से 10 सेंटीमीटर एक्सीड करता है, तो मतलब एल्टीट्यूड x रहेगा, तो ये कितना रहेगा x प्लस 10 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है, क्योंकि ये इससे 10 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर हम इसका एरिया निकालें तो वो एरिया कितना आता है, एरिया आता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, हाफ बेस कितना है x प्लस 10, हाइट कितना है x। इतना क्लियर है। और एरिया कितना है 600, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 इज इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 10, और ये कितना आ गया, x आ गया। अब वैसे कैलकुलेट करने को तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा वो मैं शॉर्टकट में बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन पहले हम इसको फर्दर प्रॉपर स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो वो कितना आएगा, 1200 इज इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x, ये वाला पार्ट राइट साइड पे चला जाएगा, तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 1200 इज इक्वल टू 0। इसको हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इनका सम क्या आना चाहिए, प्लस का 10 आना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए हमारे पास माइनस का 1200। 1200 को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो वो कितना आ सकता है, 40 इंटू 30 ये हो सकता है, क्योंकि 40 इंटू 30 कितना आएगा, 1200। अब इसमें से एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा। लार्जर नंबर क्यों पॉजिटिव लिया हमने, क्योंकि सम पॉजिटिव है। इनको ऐड करेंगे तो प्लस 10 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1200 आएगा। तो ये कितना आ गया, प्लस का 40x, और ये आ गया माइनस का 30x, और ये कितना आ गया, माइनस का 1200, और ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। इसमें से कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, तो बचेगा कितना, x प्लस 40। इसमें से अगर हम माइनस का 30 कॉमन ले देंगे तो x प्लस 40 बचेगा। अब यहाँ से x प्लस 40 कॉमन आ गया, यहाँ से आ जाएगा x, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला पार्ट अगर 0 से इक्वेट होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 40। अब कोई साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये वाला हमारे पास यहाँ पर, इसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 30। सो x इज इक्वल टू 30 आ गया, तो मतलब उस ट्राइंगल के अंदर एक साइड हमारे पास क्या आ गई, एक साइड आ गई हमारे पास 30, तो दूसरा कितना आ जाएगा, x प्लस 10 विच इज इक्वल टू कितना रहना चाहिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40। इतना क्लियर है। तो ये 40 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसका मैंने कहा था कि आपको मैं शॉर्टकट से बता सकता हूँ। एक चीज़ सोचिए, इस पूरे पार्ट में अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक साइड x है तो एक उससे 10 ज़्यादा है, तो इसके भी फैक्टर ऐसे करेंगे, दो पार्ट में फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे कि एक वैल्यू 10 कम होनी चाहिए और एक 10 ज़्यादा। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 40 इंटू 30 ऐसा बोला जा सकता है। और ये कितना रहेगा, x प्लस 10, और ये कितना रहेगा, x। अगर हम कंपेयर करके देखें तो स्मॉलर वैल्यू क्या रहेगी, x रहेगी, और लार्जर वैल्यू क्या रहेगी, x प्लस 10 रहेगी। तो यहाँ से कंपेयर करके x इज इक्वल टू 30 निकाल सकते थे हम। इतना क्लियर है। लेकिन ये चीज़ करना कब होता है, अगर MCQ वगैरह दे रखा होता तब हम डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर लेते। लेकिन यहाँ पर MCQ के फॉर्म में क्वेश्चन तो दिया नहीं गया है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है तो प्रॉपर तरीके से हमें कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज MCQ दिया होगा तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें शॉर्ट में आंसर निकालना है, क्योंकि उसमें तो ये नहीं दे रखा है कि क्या प्रोसीजर है, डायरेक्टली आंसर मार्क करना है। ये पार्ट क्लियर है। अब ये पार्ट अगर क्लियर है तो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 35 पे। ये एक एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 35 में क्या दे रखा है। यहाँ कहा गया है द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इफ द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। बेसिकली यहाँ पर बहुत कुछ मिला जुला के बोल दिया इन्होंने। हम सिंपल टर्म्स में देखते हैं कि उसने कहा है कि हाइपोटेन्यूज इज राइट एंगल, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर्स मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। एक काम करते हैं ना, शॉर्टेस्ट साइड को ये ले लेते हैं। अब इसको हमने x ले लिया, ये हमारी क्या है, शॉर्टेस्ट साइड। इतना क्लियर है। अब इसमें कहा गया है कि ये शॉर्टेस्ट साइड है, इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो है 2 टाइम्स ऑफ शॉर्टर साइड प्लस 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ट्वाइस ऑफ शॉर्टर साइड प्लस x, ये होना प्लस 6 होना चाहिए, ठीक है, कि 6 मोर देन ट्वाइस ऑफ शॉर्टर साइज। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए उसने कहा है कि ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, और जो बाकी की थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर क्या है, हाइपोटेन्यूज से लेसर है। तो मतलब ये कितना रहेगा, 2x प्लस 6 माइनस का 2 विच इज़ 2x प्लस 4 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। ये है। अब यहाँ से हमें शॉर्टर साइड निकालनी है, कितनी आएगी, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अगर हम देखिए तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू कितना आ गया, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, x है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बेस कितना रहेगा 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब इसको एकदम से स्क्वायर को ओपन मत कर देना, यहाँ पर एक काम करना, इसको इस तरफ ले आना, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक फार्मूला रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या रहता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। वो कितना रहेगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2x प्लस 6 माइनस ऑफ 2x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया 4x प्लस 10, ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 6 माइनस का 2x माइनस का 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2x कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 10 इंटू 2 आ गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो ये पार्ट रहेगा 8x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस पार्ट को हम राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब हमें करना क्या है, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि यहाँ पर हमारे पास सम कितना आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 20। इसको अगर हम स्प्लिट करके देखें तो वो कितना आता है, माइनस का 10 और 2, क्योंकि दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, लेकिन दोनों का ऐड करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 आएगा। इतना क्लियर है। तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 10x प्लस 2x, ये आ गया। इसमें से अगर हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस का 10, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस का 10 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट अगर 0 से इक्वेट हुआ तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, ये पार्ट अगर 0 से इक्वेट हुआ तो x की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी। इतना क्लियर है। ये वाला पार्ट पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब ये वाला पार्ट ही पॉसिबल रहेगा। अगर x इक्वल टू 10 है तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू 10 आ गया। अब साइड क्या थी, एक साइड थी हमारे पास x, दूसरी बाकी की साइड कितनी थी, एक साइड थी हमारे पास 2x प्लस 4 विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ 10 प्लस 4 विच इज़ 24 मीटर, और ये x कितना था 10 मीटर, और ये कितना रहेगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 6 विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ 4 2 टाइम्स ऑफ 10 प्लस 6 विच इज़ 26 मीटर। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक साइड हमारे पास 10 मीटर रहेगी, एक साइड हमारे पास 24 मीटर रहेगी, और एक साइड हमारे पास 26 मीटर रहेगी। ये हमारी साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। बस यही पूछा गया था, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो हमने तीनों साइड्स बता दी क्या क्या आएंगी। सो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं, आई थिंक कि 35 इसके अंदर एग्जाम्पल्स थे, हाँ 35 एग्जाम्पल्स थे। सो ये हमारे पास सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 4D को कवर करना शुरू कर देंगे। सो ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन, ये लेक्चर यहीं तक था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।